हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हो और आपको सिलेबस पता नहीं है, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो कि आप सेल्फ स्टडी करने का सोच भी सकते हो। आप पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे और कभी भी आपके माइंड में ये नहीं आने वाला है कि मैं टीचर से आगे एकदम आगे बढ़ के खुद से पढ़ाई कर लूँ, या फिर कभी कोई मतलब समझ में नहीं आएगा कि ना आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस कितना है, कितना कवर करना है एक साल में, अगर कितना आपने पढ़ लिया और कितना बचा है, या फिर अगर टीचर बता रहा है तो आपको अगला आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन चैप्टर होता है, और यह ही आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी भी अच्छा मार्क्स लाने का, या फिर खुद से स्टडी करके आप आगे बढ़ने का कभी मार्क्स कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस प्लस सिलेबस अगर आपको पता रहेगा, तो आप कहीं से भी किसी सोर्स से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, या फिर बुक से ही पढ़ लो। सिलेबस सबसे मेन होता है पढ़ाई शुरू करने से पहले। अगर सबसे कुछ जरूरी होता है तो वो है सिलेबस जानना। अगर आप सिलेबस आपको पता है तो आप पढ़ाई खुद से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार पढ़ना कितना है। पूरा आप टीचर पे डिपेंडेंट हो। टीचर अगला पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो हम तो इतना ही पढ़ाई हुआ है अभी तो मालूम नहीं चलेगा आपको। अगर कोई पूछ देगा गाँव का लड़का कि कोई चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो आपको तो चैप्टर का नाम ही नहीं पता रहेगा और कहोगे कि अभी टीचर पढ़ाया नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेबस पता रहेगा कि सिलेबस में एक्चुअली कितना पढ़ना है मुझे, और उसमें भी मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस डिजाइन करके कम समय में अच्छे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ। तो हम लोग सिलेबस का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैथ होता है, ये हिंदी, साइंस और सोशल साइंस। इसके बाद ये सब मतलब संस्कृत, उर्दू, मैथिली, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। ज़्यादातर मुस्लिम जो होते हैं उर्दू लेते हैं और हिंदू लोग संस्कृत लेते हैं। ये धर्म के हिसाब से बाँट दिया है इसको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई भी ले सकते हो, और मैं तो कहूँगा मैथिली लेना चाहिए। ये आपका रीजनल भाषा है, ये भाषा का ही लेना चाहिए आपको। ऑप्शनल का मतलब होता है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है आप अपनी मर्जी से, आपके पास ऑप्शन है, कोई भी ले सकते हो। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ये अगर आप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हिंदी से रिलेटेड रहेगा। इसका इसमें अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आता है एक तरह से। वो कहेगा कि जीजा किसको कहते हैं, या बहनोई, ऐसा बीपीएससी में भी पूछा गया है ये मैथिली से क्वेश्चन। ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। ये दोनों सब्जेक्ट तो काम नहीं आने वाला है। तो मैं ऑप्शनल में कहूँगा मैथिली लेना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश है, ये नंबर नहीं जुड़ाता है, लेकिन ये भी 100 मार्क्स का होता है। प्लस ये भी 100 मार्क्स का होता है। ये मैं तो सजेस्ट पूरा करूँगा कि आप लोग मैथिली ही लो ऑप्शनल में। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपको मैथिली ही लेना चाहिए। इसके बाद सोशल साइंस में ये 80 नंबर का आता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है। तो ये सब आपको पता होगा। प्लस इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी और पॉलिटी, हिस्ट्री और एक क्या है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और एक जियोग्राफी, भूगोल। पॉलिटी मतलब राजनीति के बारे में पढ़ना होता है, हिस्ट्री इतिहास, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पैसे-वैसे के बारे में, और जियोग्राफी मतलब भूगोल, पृथ्वी की और उसकी संरचना के बारे में पढ़ना होता है। और क्या है पहाड़, पर्वत, ये सब के बारे में, जनसंख्या वनसंख्या के बारे में जियोग्राफी में। और साइंस में तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायो आता है, 3 वो। फिजिक्स में लाइट के बारे में पढ़ना रहता है और आविष्कार के बारे में, और केमिस्ट्री में केमिकल वगैरह के बारे में, क्षार, एसिड, और मतलब ये बेस होता है, ये केमिकल वगैरह के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी है, बायो का मतलब होता है जीवन, और इसमें ज़िंदगी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये सब साइंस में 3 होता है, और ये भी 80 मार्क्स का ही रहता है, 80 मार्क्स का। ये दोनों सब्जेक्ट फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, मतलब ये अगर साइंस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सोशल साइंस पे। अगर आप आगे फ्यूचर में इंटर में जाके आप अगर साइंस लेते हो, तो आपको ये जो सब्जेक्ट हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, टाइम देने वाला सब्जेक्ट यही है, साइंस। और उसके बाद सोशल साइंस, जो आर्ट्स लेना चाहते हैं, आगे में फ्यूचर में बीपीएससी, यूपीएससी, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, जिसके फाइनेंशियल लेवल कमजोर है, थोड़ा वीकनेस है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जिसका मम्मी-पापा का इनकम कम है, तो उनको इस पर सोशल साइंस पे ध्यान देना चाहिए। सोशल साइंस पे ध्यान देना चाहिए इसमें। और इसको पढ़ने में खर्चा कम आता है, साइंस पर आगे पढ़ने में आपको खर्चा ज़्यादा आएगा। और इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी आपको कहीं काम नहीं आने वाला है, सिर्फ 10th में हो, और हिंदी आपका भाषा है, इसलिए आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 90 नंबर लाना ना बहुत ईज़ी है। रोज़ अगर आधा घंटा भी पढ़िएगा ना, तो इसमें 100 में 95 मार्क्स लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता रहना चाहिए कि इसमें पढ़ना कितना है, तो वो भी मैं आगे चैप्टर वाइज़ बताऊँगा कि किसमें इम्पोर्टेंट कितना है। पूरा सिलेबस में हर कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो ज़रूरी होता है उसको आप क्या-क्या ज़रूरी होता है वो आप जान लोगे, और वो आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा करेगा। सिलेबस को कम मेहनत में आपको ज़्यादा मार्क्स लाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और बहुत कम मेहनत में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद मैथ आता है। मैथ भी आपको 10th के अलावा कहीं काम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए पूरा मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैथ में आप 7 या 8 चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो उसमें 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप 7 या 8 चैप्टर, मैं बता दूँगा कौन-कौन इंपॉर्टेंट है। तो वही चैप्टर आप पढ़ोगे तो 100 में 100 आ जाएगा। 15-16 चैप्टर है 10th में। तो इसमें आप सिर्फ 7 या 8 चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा नंबर ला सकते हो। पूरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और फालतू में आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद करोगे कहीं और, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और वहाँ पे अगर टाइम पास करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप वीवीआई जो चैप्टर है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अगर आप जान लोगे, तो आपका कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लाना आसान हो जाएगा।
और हिंदी तो आप बहुत कम मेहनत करने का ज़रूरत है। हिंदी और मैथिली, ये मेहनत वाला सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। हिंदी और मैथिली हिंदी पढ़ोगे तो मैथिली भी कवर हो जाएगा। उर्दू और संस्कृत, उर्दू मुस्लिम लोग जाने अपना भाई, उसका क्या लेना है। और संस्कृत मत लेना, संस्कृत कभी काम नहीं आने वाला है। संस्कृत जिस ये ऑप्शनल होता है रीजनल लैंग्वेज, जो आपके आस-पास का जो भाषा है वो लेना चाहिए। तो मैथिली हमारा भाषा है। जैसे कोई आदमी आपको गाँव घर में बोलते हुए अभी मिल जाएगा कि की करै छी, अहाँ कहाँ जाइ छी, कथी खा रहल खलियै कि न। ये सब भाषा है मैथिली में, और ये ऐसी ही भाषा पूछेगा कि दाई किसको कहा जाता है? अरे ऑप्शनल अथी में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है ये क्वेश्चन सब, कि बहनोई किसको कहा जाता है? इस बार बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैथिली लेना आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। और ये सोशल साइंस जो आर्ट्स इंटर में लेना चाहता है, वो मेहनत वाला सब्जेक्ट ये है। कम ये इसमें मेहनत सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, साइंस और सोशल साइंस में। ये दोनों में अगर आप पढ़ोगे तो फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस नंबर भी बहुत ज़्यादा उठता है। क्योंकि 20 नंबर तो इसमें पहले से दे देगा आपको प्रैक्टिकल में, और अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो इसमें 90 नंबर उठाना बहुत आसान हो जाता है। साइंस में प्लस फ्यूचर में भी काम आता है। और ये मैथ का फ्यूचर में काम नहीं आता है, इसीलिए सिर्फ 7 से 8 चैप्टर ही पढ़ना है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस जो है ना, सिलेबस आपको 2025 और 26 में चेंज हुआ है, तो आप ये इंश्योर करना कि भाई जो आपके पास बुक है वो 25-26 का होना चाहिए। बहुत सारा चैप्टर जो है ना हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का जो नया एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी आया है 2025-26 में, सिलेबस चेंज किया है एनसीईआरटी, और उस हर एक सब्जेक्ट में 2-4 चैप्टर हटा दिया है और नया चैप्टर 1-2 नया चैप्टर ऐड किया है। और सबको फिर से कंपाइलेशन किया हुआ है, उसको फिर से मॉडर्न तरीके से और सीबीएसई के हिसाब से आप कर ले सको, इस हिसाब से, और अदर स्टेट के हिसाब से भी आप टक्कर ले सको, इतना अच्छा से एजुकेशन को डेवलप किया गया है फिर से। तो आप किताब जब खरीदने जाओ या फिर आपको है तो देख लेना कि प्रिंटेड उसका 2025-26 के बाद ही होना चाहिए। उससे पहले का बुक है तो वो आप मत पढ़ो, नया बुक खरीद लो 2025-26 का, जो नया आया है वो वाला। और टीचर को भी अगर कोई कहीं पे पढ़ रहा हो तो उनको भी इस बात का पता होना चाहिए। होगा ऑफ कोर्स, नहीं होगा तो आप भी बता सकते हो कि नहीं सिलेबस चेंज हुआ है तो उस हिसाब से आपको पढ़ाएँ। और मैं तो वैसे हर सब्जेक्ट का अब अलग से बता दूँगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। इंग्लिश में भी आप बिना मेहनत किए 50 टू 60 नंबर ला सकते हो बिना मेहनत के। मतलब आपको वर्ड मीनिंग आता है ना, तो आपको आ जाएगा उतना ज़्यादा। और आपको वर्ड मीनिंग आता है याद करने या फिर उसमें भी मैं बहुत मतलब लेटर लिखने सिखा दूँगा बहुत छोटा-मोटा, और उससे आप 60 नंबर ला सकते हो आसानी से। हिंदी, इंग्लिश ये सब भाषा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, ज़्यादा तो इसमें भाषा ही है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहनत करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। फालतू जगह दिमाग लगाए रहता है, जहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, वहाँ पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो आप सिलेबस देख लो, मेहनत आप लोगों को फोकस इस दोनों सब्जेक्ट पे करना है। इसका मैं 7 से 8 चैप्टर बता दूँगा, फिर से बता देता हूँ, 7 से 8 चैप्टर बता दूँगा, वही आपको पढ़ना है, फालतू में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी भी आपका वेस्ट होगा और मार्क्स भी कम आएगा। आप सब पे ध्यान देते हो और आप चैप्टर कम रहेगा, और तब उसको अब आप 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपका कंठस्थ हो जाएगा, प्लस आपको पूरा कहना है बहुत पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन पूरा याद करके पढ़ो, वो आपको कंठस्थ रहना चाहिए। तो वही है इसमें मैथ में 7 से 8 बार पढ़ना है, इनफ है। इसके बाद हिंदी का किताब अगर पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो व्याकरण में 5-7 चैप्टर इसमें भी आता है, व्याकरण का 5-7 चैप्टर, और प्लस बुक का भी 5-7 चैप्टर, मतलब इसमें हिंदी में थोड़ा 10-12 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ पढ़ना है, मैथ जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैथ में आपको रोज़ कम से कम 2 घंटा आपको देना चाहिए। मैथ अगर अच्छा करना चाहते हो तो रोज़ 2 घंटा मैथ बनाना चाहिए। लगभग इतना चैप्टर बता दूँगा, वो चैप्टर का टारगेट रख लेना कि मुझे आज ये एक्सरसाइज़ बनाना है, उसके बाद ये कमज़ोर है तो मेरा उस पे, मतलब मैथ में टारगेट के साथ पढ़िएगा। वैसे घंटा-वंटा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए कौन सब्जेक्ट। आपको सिलेबस पता रहेगा कि कौन सिलेबस में कौन इम्पोर्टेंट है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करना, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बस एक बार रीडिंग मार लेना चाहो तो, नहीं तो छोड़ दो उसको, सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। किसी भी सिलेबस में सिर्फ 40% ही काम का होता है सिलेबस। 40% से आप पढ़ के ना 100% मार्क्स ला सकते हो। 40% सिलेबस पढ़ के आप 100% मार्क्स ला सकते हो। इतना होता है किसी भी जगह, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो। लेकिन आप अगर 100% का सिलेबस अगर कवर करने चाहोगे तो आपको सिर्फ नहीं, 40% सिलेबस पढ़ के आप 90% कर सकते हैं, और अगर आप 100% सिलेबस पढ़ोगे तो आपको बहुत चांस है कि 60 से 70% पर अटक जाओ। 100% सिलेबस पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस बड़ा हो जाएगा, कंटेंट याद नहीं रह पाएगा, प्लस आप तो सिलेबस बड़ा रहेगा तो दिमाग पे लोड पड़ेगा, यार कितना पढ़ना है, समझ में नहीं आता है। लेकिन लिमिटेड चीज़ रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, प्लस आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये माइंड में रखना ज़रूरी है। इसके बाद मैं टिप हर सब्जेक्ट का बता दूँगा कि अभी तो आप सिलेबस समझ लो कि यही है। इंग्लिश में भी लगभग अपोजिट वर्ड सब जो होता है, व्याकरण का 5-7 और चैप्टर 5-7 कहानी। इंग्लिश में आप कहानी जब पढ़ो तो हिंदी मीडियम में पढ़ना। डिक्शनरी अगर आप खरीदे हो तो वो ठीक है, नहीं तो खरीद लेना डिक्शनरी इंग्लिश का, और उसका हिंदी बाद में पढ़ना। अंग्रेजी में आप पढ़ोगे, रीडिंग रीडिंग दीजिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसका रीडिंग देना है और उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना है। 5 या 6 चैप्टर मैं बता दूँगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में ग्रामर जो होता है, ग्रामर का भी सिर्फ 6 चैप्टर, 6 चैप्टर ग्रामर का हो जाएगा, 6 चैप्टर बुक का हो जाएगा इंग्लिश में। तो 12 चैप्टर लगभग इंग्लिश में 12, और हिंदी में भी 12 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बस सिर्फ 12-13, 12 चैप्टर पढ़ना है। और इसमें तो 7-8 ही पढ़ना है। मैथ में एक-एक चैप्टर बहुत बड़ा है। मेंसुरेशन पढ़ना है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, और नंबर सिस्टम पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। ये मेन-मेन चैप्टर जो है वो सब पढ़ लीजिएगा। प्लस हिंदी में 5-7, मतलब पूरा दोनों मिला के व्याकरण होती है। इसमें तो रीडिंग करना है, आधा घंटा रोज़ पढ़ोगे तो ये भी काफ़ी है। और तो 12 चैप्टर समझ लीजिए पढ़ना है आपको।
उसके बाद साइंस में सबसे मेन मैं बार-बार कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आज का नहीं है, भविष्य का सब्जेक्ट है ये। ये भविष्य में आप अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति सही है, आपके पापा या फिर आपके गार्जियन जो है अच्छे आगे साइंस से पढ़ा सकते हैं, तो आप क्योंकि अभी 10th में क्या है, 10th कुछ नहीं है भाई, 10th पास कर लोगे, 3rd डिवीजन भी आओगे तो भी आपको इंटर करना पड़ेगा और वो सब करता है। तो अगर आप साइंस से पढ़ोगे, तो वो आपको भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, प्लस समझ में भी आएगा और वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। सिर्फ यही दोनों भविष्य में काम आने वाला है इंटर में 10वां के बाद। आप या तो आप साइंस लोगे या फिर सोशल साइंस। मैथ जो साइंस में आता है ना, मैं कहोगे मैथ साइंस लेता है उसमें तो मैथ भी आता है, लेकिन उसका मैथ अलग रहेगा भाई। उसमें कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब आता है, बड़का-बड़का मैथ सब। ये 10th में एको चैप्टर नहीं आने वाला है इंटर में। 10th का मैथ का एक भी चैप्टर इंटर में नहीं है और होगा भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटर का मैथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इंटर का मैथ आसान नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इंटर में। और इसका साइंस का तो आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और साइंस नहीं पता है तो भाई छोड़ दो पढ़ाई, कोई पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति, आपका घर का कंडीशन थोड़ा कमज़ोर है, आपके पापा के पास पैसा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो आप सोशल साइंस की तरफ जा सकते हो। और ये दोनों अभी तो 10th में तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे आप भविष्य में जो आपका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा उस हिसाब से आर्ट्स लेना है या फिर साइंस। तो आर्ट्स में सोशल साइंस का चारों सब्जेक्ट, पॉलिटी मतलब राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास और ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसमें पैसे के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये ज्योग्राफी भूगोल इसमें मैप के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब देश के बारे में, देश विदेश के कि ज्योग्राफी कैसा है, पहाड़ कैसा है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, इंसान कैसे कहाँ-कहाँ से जीवन उसका बढ़ा और प्लस में किस देश का राजधानी, ये सब ज्योग्राफी में आ जाता है। तो वो ये दोनों सब्जेक्ट मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ फिर से, ये दोनों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, साइंस और सोशल साइंस। तो आप ये ध्यान रखिए, इसके बाद ठीक है, देख लीजिएगा कि इस सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है सिलेबस में, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िएगा, फालतू दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी आप सिलेबस देख लीजिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है, फोकस सब्जेक्ट यही करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा से इस पे फोकस कर लेता है, नहीं तो इस पे फोकस कर लेता है। इसमें 7-8 चैप्टर फोकस करने लायक सब्जेक्ट है वो, लेकिन सब चैप्टर फोकस करने लायक नहीं होता है उसका। प्लस संस्कृत, उर्दू और बहुत सारे अपने बिहार बोर्ड का बच्चा क्या करता है कि संस्कृत ले लेता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम कहेंगे उसको, जो संस्कृत और प्लस बात ये है ना कि टीचर बताता भी नहीं है कि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, मैथिली ले सकते हो, फारसी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो। मतलब इस ऑप्शनल का मतलब होता है कि जो आपको पसंद का कोई भाषा ले सकते हो, जो आपके यहाँ बोला जाता है या फिर वो आपको बोलने, सुनने, पढ़ने में मतलब आस-पास का रीजनल भाषा होता है, ऑप्शनल का मतलब होता है। वो तो ये आपको संस्कृत नहीं लेना चाहिए। संस्कृत की जगह पर मैथिली लेना चाहिए आपको। मैथिली बहुत ही अच्छा भाषा है और आप पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति से, अपने आस-पास से जुड़ाव भी महसूस होगा। आप ये भी फ़ील करोगे यार ये पढ़ाई भी होता है। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैथिली पढ़ाई थोड़ी होता है। तो पढ़ाई होता है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हिंदी अगर आप पढ़े हो तो मैथिली का मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा और 100 नंबर का है। मतलब एक चीज़ पढ़ोगे और दोनों में हेल्प होगा। और मैं रिपीट करता हूँ भाई, साइंस और सोशल साइंस में इम्पोर्टेंट है। बाकी बात ये सब में आधा-आधा घंटा पढ़ोगे ना ये सब्जेक्ट सब, तो भी आपका 90 नंबर तक 80 से 90 के बीच में आगे आएगा। और आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे ये सब्जेक्ट तो भी उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। और मैथ में भी 7-8 चैप्टर पढ़ोगे तो भी आप 80 से 90 और आसानी से ला सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं ना पढ़ रहा हूँ। प्लस अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको लूज़ कॉन्फिडेंस रहेगा। मार्क्स भी नहीं आएगा, 70 60 से 70 नंबर के बीच में आ जाएगा अगर पूरा पढ़ते हो तो, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँगा अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि हम अब मैथ का, हिंदी का, साइंस का कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन-सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, वो मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है? अगर आपको अगले वीडियो का जानना है सिलेबस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जानने के लिए तो चैनल का रहना चाहिए ना। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा हो तो मत कीजिएगा यार, कोई ज़रूरी नहीं है। और बताइए कि मैं आपका कैसे मतलब इसमें हेल्प कर सकता हूँ, छोटा करने में या फिर इसका सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्या है, ये जानने के लिए। और ये तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। खैर चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के साथ में। मैथ का सबसे पहले बताऊँगा कि अब अगला वीडियो में मैं आने वाला है तो उसमें मैथ बताऊँगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो ठीक है, जय हिंद।